हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय ऊर्जा के संसाधन के बारे में बात करेंगे और उन ऊर्जा के संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो विद्युत शक्ति वास्तव में आज का जो वैज्ञानिक युग है उसमें विद्युत शक्ति का बहुत अधिक महत्व है। आज किसी भी देश का जीवन स्तर वहाँ के विद्युत उत्पादन और प्रयोग से ही मापा जाता है। विद्युत शक्ति उपलब्ध होने का अर्थ ये है कि वहाँ अधिक उद्योग होंगे, अधिक परिवहन के साधन होंगे, अधिक अच्छी फसल होगी और अच्छी समृद्धि होगी, देश विकसित होगा। हमारे देश में 1960-61 में विद्युत की कुल घरेलू खपत जो थी वो 3.4 किलोवाट घंटा थी, जो बढ़कर 2018-19 में 1188 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। इससे ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से विद्युत का जो महत्ता हमारे जीवन में बढ़ी है। उन्नत देशों की तुलना में आज भी हम काफ़ी पीछे हैं। भारत में अभी तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का केवल 25% दोहन किया है, जबकि फ्रांस में 32%, नॉर्वे में 53%, स्विट्जरलैंड में 54% उद्योग 54% जो विद्युत संसाधन है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, उसका दोहन कर लिया है। इससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत ज़्यादा उन्नति की है, लेकिन अभी भी हम दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। विद्युत प्रयोग के क्या लाभ हैं जिस वजह से विद्युत का बहुत ज़्यादा महत्ता बढ़ी है? इसके प्रयोग से धुआं और गंदगी नहीं फैलती, इसलिए इसे सफ़ेद कोयला भी कहते हैं। ये जो लघु प्रश्न है उनमें कई बार पूछा जाता है। विद्युत को दुर्गम क्षेत्रों में बिजली के तारों के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है, अधिक परिवहन कॉस्ट नहीं है। उद्योग धंधों में विद्युत के प्रयोग से मानवीय श्रम की काफ़ी बचत होती है। सस्ती विद्युत जो है वो कई उद्योगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग और वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करने का उद्योग है। और ये सस्ती विद्युत जो है, सस्ती जो ऊर्जा है, वो विद्युत से, विद्युत शक्ति के जो संसाधन हैं, चाहे वो जल शक्ति है, चाहे ताप विद्युत है और चाहे परमाणु विद्युत है, उनसे प्राप्त हो सकती हैं। विद्युत के प्रयोग से वो उद्योगों के विकेंद्रीकरण में, यानी उद्योगों को कोयले जो उद्योग कोयले पर निर्भर हैं तो उनको कोयले प्राप्त होने वाले जो स्थान हैं या कोयले के उत्पादन केंद्र हैं उनके आसपास ही लगाया जाता है। लेकिन बिजली को क्योंकि कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, विद्युत को कहीं भी दूर तक पहुंचाया जा सकता है, तो उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। यदि जल विद्युत का प्रयोग किया जाए तो कोयला और खनिज तेल जैसे समाप्य संसाधनों का संरक्षण हो सकता है, क्योंकि जल विद्युत एक असमाप्य संसाधन है। तो ये जल विद्युत के प्रयोग हैं। कई बार शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें से ये पूछा जाता है कि जल विद्युत या विद्युत के प्रयोग के क्या लाभ हैं। विद्युत शक्ति के प्रकार की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार हैं: जल विद्युत, ताप विद्युत और परमाणु विद्युत। इस लेक्चर में हम जल विद्युत और परमाणु विद्युत के बारे में बात करेंगे। जल विद्युत की अगर बात करें तो आधुनिक भारत का विकास काफ़ी हद तक जल विद्युत के उत्पादन और उपभोग पर निर्भर करता है। शक्ति के 2 अन्य संसाधन बड़े संसाधन हैं जिनका हमने पिछले जो लेक्चर हैं उसमें बात की है। कोयला और पेट्रोलियम वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे क्योंकि समाप्य संसाधन हैं, तब हमें जल विद्युत पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जल विद्युत की देश में बहुत संभावनाएं हैं। भारत के जो शक्ति आयोग हैं उसके अनुसार देश की नदियों में बहने वाले जल में 41,155 मेगावाट शक्ति निहित है। आवश्यकता केवल इसके उचित प्रयोग करने की है। अभी भी हम बहुत कम उसका प्रयोग कर पाए हैं। जल विद्युत के उत्पादन के लिए हर जगह हम जल विद्युत पैदा नहीं कर सकते। जल विद्युत के उत्पादन के लिए कुछ दशाएं हैं। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होनी चाहिए ताकि नदियों में पानी हो। सुनिश्चित जल पूर्ति, सारा साल जल चलना चाहिए नदियों में। और उत्तरी भारत की जो अधिकांश नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और सारा साल जल इनमें रहता है। ऊंचे नीचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो जल उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है। ऊंचाई अगर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से अगर हमें जलप्रपात वगैरह मिल जाएं तो बहुत बेस्ट है और जल विद्युत बनाने का खर्चा बहुत कम आता है। अन्यथा हमें पानी को पाइपों के माध्यम से बहुत ऊंचाई पर ले जाकर फिर टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे जल विद्युत पैदा होती है।
स्वच्छ जल होना चाहिए ताकि विद्युत उत्पादन के यंत्रों को हानि ना पहुंचे। तापमान ज़्यादा रहना चाहिए, अन्यथा तो बर्फ जो है हिमांक से अगर ऊपर तापमान चला गया तो जल प्राप्ति जो है निरंतर बनी रहती है। लेकिन अगर कम तापमान हो जाता है, जम जाता है, पानी जम जाता है, तो विद्युत उत्पादन नहीं हो पाता। मांग यानी मांग जो क्षेत्र हैं जहाँ हम जल विद्युत पैदा कर रहे हैं उसके आसपास ही वो मांग क्षेत्र होने चाहिए। अन्यथा मतलब दूर अगर हमें बिजली अगर भेजनी पड़ी, विद्युत भेजनी पड़ी, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होता है। ये दिखा रखा है कि 160 किलोमीटर दूर ले जाने में 8% और 800 किलोमीटर अगर दूर लेकर जाते हैं तो लगभग 21% विद्युत का ह्रास हो जाता है। ऊर्जा के अन्य संसाधनों का अभाव होना चाहिए जिससे जल विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में कोयला और खनिज तेल की कमी है, इसलिए उत्तरी पश्चिमी जो भारत है उसमें जल विद्युत केंद्र बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सस्ता कच्चा माल, जल विद्युत के निर्माण के लिए भारी मात्रा में सीमेंट, बांध बनाने के लिए, विद्युत की तारों को बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और इसलिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। पूंजी भी हो और कच्चा माल भी हो। पूंजी और तकनीकी, जिसकी हम बात करें तकनीकी ज्ञान, क्योंकि सभी चीज़ें व्यर्थ हैं अगर पूंजी और तकनीकी ज्ञान अगर नहीं है। तकनीकी ज्ञान की उन्नति के साथ ही भारत में जल विद्युत का उत्पादन बढ़ा है। तो पूंजी और तकनीकी ज्ञान बहुत, ये 9 ऐसे तत्व हैं जो जल विद्युत उत्पादन को प्रभावित करते हैं। उत्पादन और वितरण की बात अगर हम करें भारत में जल विद्युत के उत्पादन की, जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, बंगाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में जो स्थापित जल विद्युत क्षमता है उसमें 5वें स्थान पर है। भारत की नदियों में अभिज्ञात जो पता चली है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रमाणित जल विद्युत क्षमता है, वो 1,45,000 मेगावाट है। जुलाई 2019 तक जल की कुल संस्थापित क्षमता 45,399 मेगावाट हो गई है, जो देश में विद्युत की कुल संस्थापित अक्षमता का लगभग 6% है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अभी भी हम बहुत कुछ जो जल विद्युत क्षमता है उस जल विद्युत क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। बेसिन के हिसाब से ये मतलब हमारी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, जल विद्युत क्षमता है। इंडस जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी 33,028 मेगावाट। गंगा की जो रिवर गंगा की सहायक नदियां हैं उनकी 20,252। सेंट्रल इंडियन रिवर जो हैं, मध्य भारत की जो नदियां हैं उनकी 3,868 मेगावाट। वेस्ट की तरफ बहने वाली, पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं उनकी 8,997 मेगावाट। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां 13,775। ब्रह्मपुत्र की 65,400 मेगावाट। और कुल मिलाकर भारत की जो अनुमानित जो अक्षमता है वो है 1,45,320। देश में अगर जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 ईस्वी में मतलब शुरुआत हुई और उसके बाद 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में दूसरा जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। 2018-19 में बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे स्मॉल स्केल की भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जिन बांध बना के न जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनसे बिजली का जो उत्पादन है वो 134.89 बिलियन यूनिट था। जब भारत में कुल बिजली उत्पादन है 1370 बिलियन यूनिट है। कुल बिजली उत्पादन का मतलब है इसमें ताप विद्युत भी हो गया और परमाणु विद्युत भी हो गया, सौर ऊर्जा से भी, ज्वारीय ऊर्जा से भी। तो ये कुल बिजली उत्पादन है। इसमें से जल विद्युत जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना लगभग 9.84% हिस्सा है, यानी बहुत कम, यानी जल विद्युत का हिस्सा है, जबकि हम इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत अधिक हमारे पास पोटेंशियल है। कुछ कुल बिजली का जल विद्युत उत्पादन 2016-17 में 9.90 था और 2017-18 में 9.68 था और अब 9.84% है। ये बड़े जो 9 जल विद्युत परियोजनाएं हैं
उनकी जो कैपेसिटी है और किस स्टेट में टेहरी डैम है, उत्तराखंड में है, कोयना है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी हम डिस्कस करेंगे आगे स्टेट वाइज। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जल विद्युत, इस राज्य में जल विद्युत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं लोनावाला परियोजना। पुणे के निकट लोनावाला क्षेत्र में नीलामुला, शिवर्ता, बलवन और लोनावाला अनेक झीलें हैं। इन झीलों का पानी पाइपों द्वारा खोपोली तक पहुंचाया जाता है और यहाँ पर टाटा कंपनी ने 1915 में 65,000 किलोवाट क्षमता वाला शक्ति ग्रह लगाया, इसलिए इसे टाटा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत शिवपुरी, खोपाली और बीटा, इनकी ये अक्षमता जैसे 72,000 किलोवाट, तो खोपाली की 72,000 किलोवाट और बीटा 1,32,000 किलोवाट, ये 3 शक्ति जो ग्रह हैं वो मुंबई और पुणे को बिजली पहुंचाते हैं। ये भारत के बड़े बांध दिखाए गए हैं, इसमें सभी नदियों पर मुख्य मुख्य बांध बनाए गए हैं और लगभग सभी बांध जो हैं उन सभी बांधों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी काम कर रही हैं, जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। दूसरी जो महाराष्ट्र की परियोजना है वो कोयना परियोजना है। इसके निर्माण से पहले और दूसरे चरण में 8 बिजली घर लगाए गए जिसकी क्षमता 5.5 लाख किलोवाट है। तीसरे चरण में 4 और बिजली घर लगाए गए। काकरपारा परियोजना अगली परियोजना है। यह ताप्ती नदी पर काकरपारा नामक स्थान पर इसकी स्थापना 1953 में की गई और यहाँ से 2.2 लाख किलोवाट बिजली पैदा करके सूरत और उसके निकटवर्ती स्थानों पर बिजली भेजी जाती है। तमिलनाडु दूसरा स्टेट है जहाँ बहुत अच्छी परियोजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा क्षमता है। इस राज्य की मैटूर, पायकरा और पापनासम, पेरियार और कुंडा परियोजना। मैटूर की अगर हम बात करें तो मैटूर के निकट कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना है। मैटूर बांध बना गया है, 53 मीटर ऊंचा बांध बना के 55,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। इसी तरह पायकारा परियोजना है, कावेरी नदी की सहायक नदी पायकारा है। इस पर 390 मीटर ऊंचा बांध बनाकर 68,000 किलोवाट क्षमता वाला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया है। इसी तरह पापनासम परियोजना है, ताम्रपर्णी नदी पर पापनासम स्थान पर बांध बना के 24,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। और तमिलनाडु के जो महत्वपूर्ण जिले हैं उन जिलों में यहाँ से बिजली भेजी जाती है। पेरियार परियोजना केरल की सीमा के निकट पेरियार की पहाड़ियों में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया है। 35,000 किलोवाट क्षमता बिजली पैदा की जाती है। यहाँ कुंडा परियोजना, यहाँ 10,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। और इन सभी जो केंद्र हैं, इन सभी केंद्रों का जो 5 परियोजना है, इन सभी जल विद्युत केंद्रों को एक विद्युत संगठन क्रम में जोड़कर तमिलनाडु के लगभग सभी स्थानों पर, तमिलनाडु के स्थानों पर और आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी बिजली की पूर्ति की जाती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की मुख्य परियोजनाएं हैं महात्मा गांधी परियोजना। कृष्णा नदी पर जोग जलप्रपात पर 42,000 किलोवाट क्षमता वाला बिजली घर बनाया गया है। यहाँ से धारवाड़ और हुबली जिलों को बिजली प्राप्त होती है। शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम नामक जलप्रपात, शिव समुद्रम जहाँ दूसरा जल विद्युत संयंत्र, भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। वहाँ 42,000 किलोवाट क्षमता वाला जल विद्युत गृह बनाया गया है। यहाँ से कोलार की खाने जो हैं और बंगलुरु और मैसूर जो जिले हैं उनको बिजली भेजी जाती है। शिमसा परियोजना कावेरी नदी की सहायक नदी है शिमसा, उस पर शिमसा जलप्रपात का उपयोग करके 1940 में 17,200 किलोवाट क्षमता वाला बिजली घर बनाया गया। इसी तरह शरावती परियोजना है, ये शरावती नदी पर 1.2 लाख किलोवाट विद्युत क्षमता वाला केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो यहाँ गंगा और उस गंगा की सहायक नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर वहाँ बिजली पैदा की जा रही है। गंगा विद्युत संगठन क्रम प्रणाली है। इन सभी मतलब नदियों को या सभी बांधों को पर पैदा होने वाली जो बिजली है उनको एक विद्युत संगठन क्रम में जोड़कर पूरे उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है उसमें बिजली पहुंचाई जाती है। तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से और मेरठ तक 12 जलप्रपात बनाती है और इनमें से 7 स्थानों पर कृत्रिम बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की गई है। इन सभी केंद्रों से लगभग 23,800 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है और उनको एक विद्युत ग्रिड में संगठित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर
में स्थित 14 जिलों के 95 नगरों को बिजली भेजी जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नलकूप चलाए जाते हैं, ट्यूबवेल, उनको भी यहीं से बिजली मिलती है। माता टीला बांध की अगर बात करें हम, दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जहां बिजली पैदा की जाती है, बेतवा नदी पर झांसी के निकट मध्य प्रदेश की सीमा के पास ये माता टीला बांध काफ़ी विवादित बांध रहा है। तो यहाँ 10,000 किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर प्रयोग करते हैं। रिहंद परियोजना मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है, वहाँ एक बांध बनाया गया और वहाँ से 3 लाख किलोवाट क्षमता वाला विद्युत गृह स्थापित किया गया। कानपुर से और मुगल सराय तक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ ये बिजली भेजी जाती है। केरल की अगर बात करें तो पल्ली वासल परियोजना है। मुद्रा पूजा नदी के निकट पल्ली वासल स्थित झरने से जलप्रपात से जल विद्युत पैदा की जाती है और क्षमता 50,000 किलोवाट है। शेंगुलम परियोजना केरल की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना, पल्ली वासल के नज़दीक वेलाथुअल नामक स्थान है, वहाँ पर एक जल विद्युत गृह बनाया गया है और इसकी क्षमता 48,000 किलोवाट है। पेरिंग लकोथू परियोजना तिरचूर जिले की चेलाकूदी नदी है, उस चेलाकूदी नदी पर पेरिंगल कोथू नामक स्थान है। पेरिंगल कोथू नामक स्थान पर 32,000 किलोवाट क्षमता का एक बिजली घर बनाया गया है। इसी तरह से एक अन्य परियोजना है नेरिया मंगलम, पेरियार नदी पर ही पनामकुट्टी स्थान पर 45,000 किलोवाट क्षमता का जल विद्युत घर बनाया गया है। पनियार परियोजना यह भी मथिरा पूजा नदी के किनारे है। शेंगुलम शक्ति ग्रह के बिल्कुल ठीक विपरीत ये शक्ति घर बनाया गया है मथिरा पूजा पर। इससे पहले भी हमने बात की थी कि मथिरा पूजा या ये जो पल्लीवासल परियोजना थी, ये दोनों एक ही नदी हैं। तो यहाँ इसकी क्षमता 1,40,000 किलोवाट है पनियार परियोजना की। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी बहुत समय से उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ बिजली बहुत समय से पैदा की जा रही है। रूपनगर के निकट भाखड़ा नंगल परियोजना है। सतलुज नदी पर 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा, काफ़ी ऊंचा बांध है ये, और यहाँ 1050 मेगावाट बड़ा जल विद्युत क्षमता के गृह बनाए गए हैं। नंगल हाइडल चैनल नामक नहर पर स्थित गंगुवाल और कोटला स्थानों पर भी 77 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत घरों का निर्माण किया गया है। तो ये भाखड़ा नंगल परियोजना है। इसके अतिरिक्त पोंग डैम परियोजना, पोंग बांध परियोजना होशियारपुर जिले में तलवाड़ा के निकट पोंग नामक स्थान पर व्यास नदी पर ये बांध बनाया गया है और बांध पर ही शक्ति ग्रह या बिजली घर की जो बनाया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता 360 मेगावाट है। अपर बारी दुआब नहर परियोजना अमृतसर के निकट है ये, और इससे उत्पादित जो क्षमता जल विद्युत है वो अमृतसर जिले में बिजली जो है वो भेजी जाती है। हिमाचल प्रदेश मंडी परियोजना व्यास नदी की सहायक नदी है उहल नदी। उहल नदी के जल के बहाव को रोककर बांध बनाया गया और 417 मीटर लंबी सुरंग बनाकर जल को नदी की विपरीत दिशा में ले जाएगा और वहां से जल को पाइप लाइनों द्वारा 609 मीटर की ऊंचाई पर से गिराकर जोगिंदर नगर नामक स्थान पर विद्युत पैदा की जाती है। 6,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। पंडो परियोजना ये भी व्यास नदी की परियोजना। व्यास नदी पर मंडी जिले में पंडो नामक स्थान पर बांध बनाकर जल को 2 सुरंगों और नहर द्वारा देरी नामक स्थान पर ले जाया जाता है और वहाँ फिर 150 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला विद्युत गृह बनाएगा। शिमला परियोजना सतलुज नदी की सहायक नदी है नोटी नदी। वहाँ नोटी नदी के जल को 162 मीटर की ऊंचाई से गिराकर विद्युत पैदा की जाती है जो शिमला और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी पूर्ति करती है, बिजली की पूर्ति करती है। उपयुक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त छोटी छोटी और परियोजनाएं हैं। लाहौल, स्पीति और किन्नौर घाटियों में छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ भी एक ग्रिड है, वहाँ ग्रिड सिस्टम है जिसका नाम है शारदा विद्युत संगठन क्रम प्रणाली। इसका विकास गंगा विद्युत संगठन प्रणाली की भांति किया गया। शारदा नहर पर बनबसा से 12 किलोमीटर की दूरी पर खातिमा के निकट एक जल विद्युत केंद्र लगाया गया जिसके 3 उत्पादक सेट हैं। यहाँ 41,040 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। इसे
बाद में गंगा विद्युत संगठन क्रम में मिलाया गया है। यहाँ से अल्मोड़ा और नैनीताल को बिजली प्राप्त होती है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रिड उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को खीरी, बरेली, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ जिलों को मतलब बिजली भेजती है। उत्तराखंड के पास बिजली बहुत है और खपत वहाँ की लोकल खपत जो है, स्थानीय खपत है, बहुत कम है, इसलिए अपने पड़ोसी जो राज्य है उसको भी ये बिजली देता है। रामगंगा परियोजना, इसी तरह से तीसरी जो परियोजना है रामगंगा गढ़वाल क्षेत्र में कालागढ़ नामक रामगंगा नदी पर 125 मीटर ऊंचा बांध बनाकर लगभग 1,05,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों को बिजली यहीं से जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बारामूला जल विद्युत केंद्र है, पहलगांव जल विद्युत केंद्र है और मेडखल जल विद्युत केंद्र हैं। यहाँ से मतलब जो बिजली है वो जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जाती हैं। तो ये था जल विद्युत उत्पादन के महत्वपूर्ण 7-8 मतलब राज्य। इसके अतिरिक्त भारत के और बहुत से क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश है, महानदी रिवर पर बिजली बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त असम के छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनमें बिजली बनाई जाती है। तो जहाँ जहाँ मतलब नदियाँ बहती हैं और सदा पानी रहता है, उनके अंदर सारा साल पानी बहता है, तो वहाँ जहाँ जहाँ मतलब बिजली पानी की उपलब्धता है वहाँ बांध बना के और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत पैदा की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण विद्युत शक्ति का एक संसाधन है वो है परमाणु विद्युत। परमाणु विद्युत यानी परमाणु विद्युत का मतलब ये है कि कुछ परमाणु तत्व हैं जिनसे हम बिजली पैदा करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जर्मेनियम और रेडियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व हैं। रेडियो में इनका विखंडन और इनके विश्लेषण से विखंडन से बिजली प्राप्त होती है। इनके विखंडन से बिजली प्राप्त होती है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुजार के ने और इनसे बिजली प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त मोनाजाइट से यूरेनियम प्राप्त होता है, जिसके कारण मोनाजाइट को भी परमाणु खनिजों की श्रेणी में रखते हैं। परीक्षणों से पता चला है कि यूरेनियम में बहुत ज़्यादा विद्युत अक्षमता है। यूरेनियम के विश्लेषण से इतनी 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से इतनी बिजली प्राप्त हो सकती है जितनी 25 लाख किलोग्राम कोयले को जलाकर पैदा की जाती हैं। यानी कोयले के मुकाबले बहुत ज़्यादा विद्युत क्षमता वाला ये तत्व है। भारत में परमाणु खनिजों का वितरण की अगर बात करें तो भारत में परमाणु विद्युत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो है वो यूरेनियम है। भारत का लगभग 70% जो खनन है यूरेनियम का झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा या जादूगुड़ा भी कहते हैं इसको, जादूगोड़ा भी लिखा मिल जाएगा कई जगह आपको। जादूगुड़ा नामक स्थान पर किया जाता है। भारत में लगभग 70% जो यूरेनियम है इसी स्थान से, इस जादूगोड़ा की जो खान है उसके से निकाला जाता है। 4 मुख्य क्षेत्र हैं झारखंड में, जादूगोड़ा, बगजाता ये भी झारखंड में है, और खासी की पहाड़ी पर महाडसक नामक स्थान है, और आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली नामक स्थान है जहाँ से यूरेनियम प्राप्त होता है। मध्यवर्ती राजस्थान की चट्टानों में भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं। केरल और तमिलनाडु के तटीय भागों में मोनाजाइट जो बालू रेत है उसमें भी यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ मोनोजाइट रेत में 10% थोरियम ऑक्साइड और 0.3% यूरेनियम ऑक्साइड मिलता है। हाल ही में झारखंड के रांची पठार पर भी, झारखंड की का जो रांची पठार है वहाँ भी मोनाजाइट के विशेष भंडारों की खोज की गई है। केरल के पर्वतीय चट्टानों में 4% यूरेनियम ऑक्साइड मिला है। थोरियम के भंडार केरल और झारखंड में पाए जाते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट चट्टानों में लगभग 10% थोरियम के अंश मिले हैं। केरल और झारखंड बालू रेत के अलावा, मोनाजाइट बालू रेत के अलावा ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उनमें भी थोरियम के अंश मिले हैं। विश्व के अन्य किसी भाग की चट्टानों में इतना अधिक थोरियम नहीं पाया जाता जितना यहाँ ग्रेनाइट की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में लगभग 3.6 लाख टन थोरियम के भंडार हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि थोरियम की दृष्टि से हम संपन्न हैं। इससे इतनी विद्युत प्राप्त हो सकती है जितनी 60 अरब टन कोयले के जलाने से प्राप्त होती है। ज़रूरत इस बात की है कि भी इस संसाधन का प्रयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त बेरिलियम जो उत्पादन है, बेरिलियम भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें भी भारत सबसे आगे है। यहाँ लगभग 1000 टन
बेरिलियम प्रतिवर्ष पैदा किया जाता है आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में। जर्केनियम के भंडारों की दृष्टि से भी केरल सबसे आगे है। यहाँ लगभग 5 टन जर्केनियम के भंडार हैं। भारत में जल परमाणु विद्युत के विकास की अगर हम बात करें तो भारत में परमाणु विद्युत के विकास का सारा जो श्रेय है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। उनके प्रयत्नों से ही मुंबई के निकट पहला जो आणविक शक्ति प्रतिष्ठान है वो ट्राम्बे द्वीप पर स्थापित किया गया, आणविक संयंत्र स्थापित किया गया 1955 में। इस समय विश्व में 16 ऐसे देश हैं जो परमाणु विद्युत का उत्पादन करते हैं, जिनमें भारत भी एक है। भारत में परमाणु विद्युत गृह कहाँ कहाँ हैं? कोयला, गैस और जल विद्युत, पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कोयला, गैस, जल विद्युत और पवन ऊर्जा को अगर छोड़ दें तो परमाणु जो ऊर्जा है वो भारत में एक बहुत बड़ा बिजली का, विद्युत का संसाधन हो सकता है और निकट भविष्य में इस संसाधन से प्राप्त होने वाले बिजली की जो उत्पादन है बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2017 में कुल विद्युत उत्पादन परमाणु विद्युत उत्पादन 1532 टेरावाट आवर्स था। 2018 तक भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन में 22 परमाणु रिएक्टर यानी 7 परमाणु संयंत्र हैं। उन 7 परमाणु संयंत्रों में 22 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा से 2017 में भारत में 3.22% बिजली की आपूर्ति की, यानी कुल विद्युत जो उत्पादन है उसका 3.22% उत्पादन परमाणु विद्युत संयंत्रों से हुआ। 7 और रिएक्टर 4300 मेगावाट की जो क्षमता वाले हैं वो निर्माणाधीन हैं, उनमें से कुछ शुरू भी हो चुके हैं। भारत ने 2032 तक 63 गीगावाट की परमाणु क्षमता तक पहुंचने की योजना तैयार की है। हालांकि 2011 में जो जापान में फुकुशिमा परमाणु आपदा हुई, यानी परमाणु फुकुशिमा में जो परमाणु संयंत्र था, उसमें जो दुर्घटना हुई, उसमें जो विस्फोट हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद से परमाणु संयंत्र स्थलों पर कई परमाणु संयंत्र विरोधी प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र में जैतपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना और तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्रों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हरिपुर के पास एक प्रस्तावित बड़े ऊर्जा संयंत्र को पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो इसके बाद थोड़ा सा इस संसाधन को या आप यूँ कहें कि इस ऊर्जा को, इस परमाणु जो विद्युत शक्ति के संयंत्रों को थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और योजनाएं हमने बनाई 2007 में, 2011 में, और अभी 7 जो परमाणु विद्युत संयंत्र और लगने वाले हैं, जिनसे भारत की जो उत्पादन क्षमता है और बढ़ेगी। 2017 तक भारतीय बेड़े का जीवन काल भारित जो ऊर्जा उपलब्धता कारक है वो 63.5 है। कम अक्षमता वाले कारकों का मुख्य कारण है कि परमाणु ईंधन की कमी है, क्योंकि भारत में यूरेनियम कम मात्रा में है, तो इसके लिए हमें विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अब भारत सरकार द्वारा कुछ जो यूरेनियम उत्पादक देश हैं उनके साथ समझौता किया है और उसके बाद से परमाणु जो ईंधन की है कोई कमी नहीं आ रही है और देश में अभी 7 परमाणु विद्युत गृह काम कर रहे हैं, जिनका हम विस्तृत चर्चा यहाँ करेंगे। तारापुर परमाणु विद्युत गृह देश का पहला परमाणु विद्युत गृह है। तारापुर में मुंबई से 96 किलोमीटर दूर है। ये अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया और 1969 से काम कर रहे हैं। उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है और इस क्षमता को 1400 मेगावाट तक बढ़ाया गया है। ये दृश्य है तारापुर जो परमाणु संयंत्र का।
ये इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान का पावर प्लांट है, नरोरा पावर प्लांट है, काकरपारा पावर प्लांट है, तारापुर है, कैगा पावर प्लांट है और कलपक्कम पावर प्लांट है। ये वर्तमान में काम कर रहे हैं 7 पावर प्लांट। राजस्थान परमाणु संयंत्र, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत गृह, भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान के कोटा में राणा प्रताप के निकट रावत भाटा में लगाया गया। इसे कोटा या राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र भी कहते हैं। कनाडा के सहयोग से 1972 से ये काम कर रहे हैं और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 220 मेगावाट है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है, ये चेन्नई के निकट। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 470 मेगावाट है। इसी तरह नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निकट है, इसकी उत्पादन क्षमता भी 470 मेगावाट है। इसी तरह ककरापुर परमाणु विद्युत गृह गुजरात में ककरापुर नामक स्थान पर स्थित है, इसकी उत्पादन क्षमता 470 मेगावाट है। इसी तरह कैगा कर्नाटक में स्थित है, 220 मेगावाट क्षमता है। कुंडाकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 220 मेगावाट है। ये जो संयंत्र दिखाए थे, कलपक्कम भी कहते हैं इसको, और कुडाकुलम अलग है, ये एक तमिलनाडु में ही, ये एक कलपक्कम है तमिलनाडु में और एक कुंडाकुलम है। तो इसकी उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। उपरोक्त परमाणु विद्युत के अतिरिक्त 2009 से और 2012 के बीच 7 नए परमाणु विद्युत गृह स्थापित करने का भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। ये 7 परमाणु विद्युत गृह जैतपुर एक महाराष्ट्र में, दूसरा हरिपुर पश्चिम बंगाल में, बिरदी गुजरात में, कोवेटा आंध्र प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये, और बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित होंगे। ये मतलब जो ऑपरेटिंग और न्यू साइट हैं, ये इंडिया के मैप पर दिखाया गया है। जो ऑपरेटिंग है वो नरोरा है राजस्थान, जिसको राणा प्रताप सागर कहते हैं, रावतबाटा में है। ककरापार या ककरापर कह सकते हैं आप, कैगा है, इसके अतिरिक्त कलपक्कम है और कुंडाकुलम है। जो ये दिखाए जो ये निशान है, बैंगनी कलर का जो निशान है, इसके अतिरिक्त जो ऑरेंज कलर का निशान है वो अभी प्रस्तावित है या कुछ पर काम शुरू हो चुका है। गोरखपुर है, बांसवाड़ा माही बांसवाड़ा है, मिठी विरदी है और काव्याडा है और चुटका है और भीमपुर है। ये जैतपुर है, यहाँ मतलब मुंबई है, यहाँ मतलब काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में यहाँ परमाणु विद्युत उत्पन्न होने लगेगी। अंत में इस टॉपिक के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हैं। भारत में जल विद्युत उत्पादन के केंद्रों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। या फिर ये इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जल विद्युत उत्पादन के वर्तमान स्वरूप का उल्लेख करते हुए इसके भविष्य के बारे में टिप्पणी कीजिए। यानी भविष्य में किस प्रकार से जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह परमाणु विद्युत से भी सवाल बनता है। भारत में परमाणु विद्युत के उत्पादन के वर्तमान स्वरूप का विस्तृत वर्णन कीजिए। और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के केंद्रों की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसके उत्पादन में आने वाली बाधाओं का वर्णन करो। ये हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े प्रश्न जिनको हम बोलते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में मतलब इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब आपको 20 से और 30 शब्दों के बीच में, 25 से 30 शब्दों के बीच में देना होता है। विद्युत के प्रयोग के लाभ, जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाएं, गंगा विद्युत संगठन क्रम प्रणाली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या किसी भी स्टेट की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं पूछ सकते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना, किसी मतलब एक विशेष परियोजना का नाम देंगे और उसके बारे में पूछेंगे। इसी तरह
भारत के परमाणु विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं। इसी तरह रावत भाठा परमाणु विद्युत ग्रह, कल्पक्कम परमाणु विद्युत ग्रह, कैगा परमाणु विद्युत ग्रह, 7 परमाणु विद्युत ग्रह हैं जो एट प्रेजेंट भारत में काम कर रहे हैं और 7 में आने वाले कुछ समय में जो उत्पादन है जल विद्युत का वो शुरू हो जाएगा। तो इससे संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं, अलग अलग मतलब परमाणु विद्युत ग्रह पूछ के उसकी क्या विशेषताएं हैं, कितना वहाँ उत्पादन होता है, कहाँ वो स्थित है। इसी तरह भारत के भावी परमाणु विद्युत ग्रह जो 7 परमाणु विद्युत ग्रह हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया, इसी तरह से भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र या विद्युत ग्रह, ये एक ही बात है, लेकिन कई बार क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, हमने बीच में डिस्कस किया है इसके बारे में। तो परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र और परमाणु विद्युत जो ग्रह हैं वो एक ही बात है, परमाणु विद्युत ग्रह और परमाणु विद्युत केंद्र। तो ये सवाल बनते हैं और इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।